नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंजीनियर्स ओशियन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? कैसा है मेरा परिवार? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा और स्वस्थ मस्त बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर पा रहा होगा। चलेगा, सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन को आगे हम बढ़ाते हैं फटाफट से। जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? बताइए जरा। सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे कि वेदर माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट। सभी लोग एक बार क्लियर कर दें। आज बहुत अच्छे अच्छे 25-30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर उससे भी ऊपर जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पीजीसीएल में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूं। वही हमारा रुतबा होगा, वही हमारा जुनून होगा, जिस हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के सामने। ध्यान से सुनेंगे और उसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम? अगर सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम है, अगर आपका सिंगल फेज ट्रैक्शन ट्रैक्शन सिस्टम है, तो सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताइएगा। सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपके आएंगे। फटाफट से बताएंगे। ऑप्शंस की अगर आपको जरूरत है तो ऑप्शन इसका मैं दे देता हूं। 50 450, ए 50 हर्ट्ज, बी 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज जिसको आप कहेंगे। सी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे प्यारे भाइयों, 16.67 हर्ट्ज, और डी ऑप्शंस दे रखा है 100 हर्ट्ज। बताइए मेरे प्यारे भाइयों। सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रैक्शन मतलब जो ट्रेन में यूज किया जाता है, ट्रेन जिस पे चलती है, कर्षण जिसको आप कहते हैं। तो सिंगल फेज अगर आपका ट्रैक्शन सिस्टम है, तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी? ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बड़ा लड्डू वाला सवाल ये भी है, बहुत आसान सा सवाल है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, बताइएगा जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, हाँ यस बताइएगा फटाफट से। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आपका 16.67 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपका सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन था। यानी 16.5 हर्ट्ज के आसपास 16.67 हर्ट्ज आ रहा है समझ में। और हॉर्स पावर इसका कितना होता है, कितने एचपी तक की ये मशीन्स होती हैं? तो 3000 एचपी, 3000 एचपी अप टू, ठीक है, अप टू 3000 एचपी। और फ्रीक्वेंसी आपकी कितने होती हैं? तो आप ये कहेंगे कि 16.67 से लेकर के 25 हर्ट्ज। तो मेरे प्यारे भाइयों याद रखना, अगर इसी क्वेश्चंस का ऑप्शन आपका बोथ बी एंड सी दे दे, बोथ बी एंड सी, अब तो आप इसको कर पाएंगे। तब ऐसे कंडीशंस में आपका बोथ बी एंड सी जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां पर कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 16.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी होगी ही होगी। मेरी बात को समझिएगा, ये फ्रीक्वेंसी आपकी साढ़े यानी कि 16.67 से लेकर के और 25 हर्ट्ज के बीच में होती है। और कितना हॉर्स पावर होगा उसका, तो आप बताएंगे 3000 हॉर्स पावर उस ट्रैक्शन सिस्टम का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इनमें से कौन सा गुड कंडक्टिविटी रखेगा? गुड कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी किसकी होगी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए है सिल्वर, कार्बन, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर, कॉर सिल्वर, हाँ माफ कीजिएगा, सिलिकॉन,
सिलिकॉन, तब तो आप बता ही देते सिलिकॉन। बी आपका ऑप्शन है कार्बन, और डी सी ऑप्शन है कार्बन, कॉपर। सी ऑप्शन हो गया कॉपर, और डी ऑप्शन आपका हो गया एल्यूमिनियम। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बड़ा जोरदार सा सवाल। देखिए सबसे अच्छा इसमें कंडक्टिविटी आपकी कॉपर की होगी। आपको पता है कि सबसे अच्छी जो कंडक्टिविटी है वो आपका एजी का होता है, यानी कि सिल्वर। एयू, उसके बाद गोल्ड होता है, फिर उसके बाद कॉपर होता है, देन आफ्टर एल्यूमिनियम होता है। ये कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग टर्म्स में आपके मटेरियल हैं, जिसका आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी, वो आपका ऑफर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं इस तरीके के। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ, किसका पूछा गया, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज, कॉपर की कंडक्टिविटी आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन 5.96 इंटू 10 टू द पावर 7। बी ऑप्शन आपसे पूछा गया दिया है आपको, फटाफट से बताते चलेंगे, आपका 5.92 इंटू 10 टू द पावर 7। सी ऑप्शन आपका दिया गया है, हाँ मीटर, साइमन्स पर मीटर में है, याद रखिएगा कंडक्टिविटी इस साइमन्स पर मीटर, साइमन्स पर आपका मीटर, इसी में इसकी वैल्यू होगी साइमन्स पर मीटर, याद रखिएगा इसकी यूनिट होती है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 7। डी ऑप्शन 5.99 इंटू 10 टू द पावर 7। ये सब ओम साइमन्स पर मीटर में है, ये आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे पूछा गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर कितना है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन इसका आप बताते चलेंगे। चौथे का आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ एजी, यानी कि सिल्वर, सिल्वर सिल्वर इज, सिल्वर की कंडक्टिविटी है, ये आपका साइमन पर मीटर में ही होगा, याद रखना। ए ऑप्शन आपका दे रखा है, सिल्वर का पूछा है मेरे भाइयों 6.28 इंटू 10 टू द पावर 7। बी ऑप्शन 6.30 इंटू 10 टू द पावर 7। सी ऑप्शन 6.32 इंटू 10 टू द पावर 7। डी ऑप्शन 6.35 इंटू 10 टू द पावर 7। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने, इसमें से तीसरा और चौथा स्टार बना लीजिए, अब आजकल ऐसे क्वेश्चंस आपके ट्रेंडिंग में आएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल 105 से 110 के बीच में जिसका आ रहा है वो सेफ है भैया, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है? कंडक्टिविटी सिल्वर बताएंगे, इसके आगे ही थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे इसके आगे बढ़ जाएगा मेरे भाई, मेरे लाल। इसका बताएंगे आंसर, हाँ प्रैक्टिस करते रहो, देखो उस मॉक टेस्ट को आप लगाओ और यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? थर्ड वाले का बताइए, बिल्कुल सही जवाब आपका था, यहाँ पर आपका कॉपर हो गया इसका, और इसका आपका दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी 16.67 से लेकर के और आपका टोटल हाँ यहाँ तक आपका बढ़ के मिलेगा। इसकी वैल्यूज बताएंगे, इस तीसरे और चौथे का कोई भी ऐसा है जो जवाब दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, एनीवन, कोई भी? देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आप कहते हो ना कि मार्ट साहब छोटे क्वेश्चन मत कराओ, बहुत भारी भारी क्वेश्चंस कराओ। जेई में मेरे भाई बहुत भारी भारी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आएंगे कंडक्टिविटी और आपके इस प्रकार के। हाँ सी ऑप्शंस, अकड़ी मिश्रा एंड गोविंद कुमार, तीसरे का ए, चौथे का ए, तीसरे का ए ना, और चौथे का ए, चौथे का ए है। देखिए ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हमारे होंगे ना, सिली मिस्टेक्स हमारे होंगे, आइए जरा इस मिस्टेक्स को दूर करते हैं। देखिए कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर ये आपका फिक्स होता है, कॉपर की कंडक्टिविटी 5.96 इंटू 10 टू द पावर आपका 7 ही होगा, ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूं, कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो उस टाइम पे 6.30 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आपकी फिक्स वैल्यू होती है, ये आपकी क्या है भाई, फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं गोविंद मेरे भाई, ठीक है? आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is an example of short time intermittent load? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि which of the following is the example of short time intermittent load, जिसको अगर आंसर पता चल गया फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे,
क्वेश्चंस में यहां पर आपको बताता चल रहा हूं, 30 से 40 क्वेश्चंस का अपना टारगेट रहेगा डेली बाय डेली। ठीक है, फटाफट से देखिए, ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 है आज के सेशन का। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टाइम एसटी इंटरमिटेंट लोड, इंटरमिटेंट MITTENT इंटरमिटेंट लोड, शॉर्ट टाइम इंटरमिटेंट लोड का एग्जांपल कौन सा है? ए ऑप्शन आपका दे रखा है क्रेन्स, बी ऑप्शन दिया है आपका रोलिंग मिल्स आपका दिया है, रोलिंग मिल्स ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन आपका दे रखा है मेरे प्यारे भाइयों सेंट्रीफ्यूगल पंप, और डी ऑप्शन आपका दिया है, डी आपका ऑप्शन दिया है ए एंड सी बोथ, और डी ऑप्शन ई ऑप्शन दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। इंटरमिटेंट लोड आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कम समय के लिए निरंतर भार पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। आल एग्जाम पाठशाला राघवेंद्र, जय हिंद, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर कमिंग इन द स्ट्रीम। बताओ मेरे भाइयों, सोच के बताना, घुमाता है ऐसे ही, कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, छोटे से क्वेश्चंस हैं आपके, इंपॉर्टेंट, इसको कर लेंगे। आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरमिटेंट लोड, कम समय के लिए इंटरमिटेंट लोड पर किसको प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस बताएंगे। पंचिंग मशीन, ऑप्शन ही नहीं है। प्रेशर आयरन, आयरन, इसका ऑप्शन बताना यार, आयरन है ही नहीं कहीं ऑप्शंस में, तो दिख ही नहीं रहा हूं भाई इसका ऑप्शन। भाई इसमें यह बोला गया है आपसे कि जो शॉर्ट टाइम के लिए यानी कम समय के लिए अगर जो लोड के वेरिएशन पर काम करे वो आपका क्या होगा? क्रेन है, रोलिंग मिल है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। फटाफट से बताएंगे सभी लोग। डी ऑप्शंस बोथ एंड सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं हो सकता, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेन्स। क्रेन का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म इंटरमिटेंट लोड के लिए किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। क्रेन का मतलब क्या है कि लिफ्टिंग करना और लिफ्ट को राइज्ड अप एंड डाउनवर्ड्स करना, दोनों चीजें। तो भाई इसका शॉर्ट टर्म इंटरमिटेंट लोड के लिए इसका प्रयोग किया गया ना। ऑप्शन नंबर ए पढ़ा भी होगा आपने, जब सिंगल फेज आप मशीन पढ़ते हैं या फिर जब उसका एक हम डाटा बनाते हैं शॉर्ट टर्म्स में, तो ये डाटा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात नहीं करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। देखना जरा, छठा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बना हुआ है रसगुल्ले वाला क्वेश्चन। चांस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग, कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग, कोरोना वायरस कब होगा? जब बारिश होगी तब। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, विंटर, समर, ह्यूमिड या ड्राई? विंटर, विंटर बी समर, समर, विंटर समर हो गया, ह्यूमिड, ह्यूमिड, और डी ऑप्शन है ड्राई। ड्राई मतलब ये सब सीजन की बात हो रही है, छोटा छोटा बस आपको बताने का है कि आप समझ सकते हैं। देखिए जब नमी उमी रहेगी तो उस टाइम पर आपका कोरोना सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। वैसे भी जब बारिश हो रही होती है तो कोरोना बढ़ जाता है, आपने देखा होगा, अब कोरोना के केसेस आ रहे हैं, आपने न्यूज वालों से भी सुना होगा। वो लोग बेरोजगारी वगैरह पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना है, ये है, फलाना है, ढिमकाना, इन सारी चीजों की बात होगी। ये नहीं देखेंगे कि वैकेंसीज आ जाए। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। जब भी आपका नमी होता है उस टाइम पर आपका कोरोना ज्यादा होता है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना हमारे वायलेट गुल्लो एंड हाइजिंग नॉइस जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होती है उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे हमारे सेट से क्वेश्चंस हैं, जो लोग सेट नहीं लिए उनके लिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर? आई और आर है, यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी थी, प्लस यहां पर ऊपर माइनस था और नीचे आपका प्लस था। जरा सभी लोग बनाते चलेंगे। ये 4 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, 4 किलो ओम, यहां पर 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे लाल, और यहां पर 2 मिली एम्पियर का एक आपका करंट सोर्स है। कितने मिली एम्पियर का? आप कहोगे 2 मिली एम्पियर का एक करंट सोर्स है, बड़ा कम है भैया, आप कहोगे इसी से काम चला लेते हैं। और यहां पर एक आपका आर है, रेजिस्टेंस आर दे रखा है, आर दे रखा है, और इसमें जो करंट जा रही है वो नीचे की तरफ आई जा रही है। आपसे पूछा है कि आई और आर में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन संबंध बिटवीन आई एंड आर इज, आई एंड आर इज, आई और आर के बीच में रिलेशन क्या है? ऑप्शन दे देते हैं, फटाफट से आपका काम आसान हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है ए, आई इज इक्वल टू आपका हो गया 2/4000 प्लस आर। दूसरा ऑप्शन,
बी ऑप्शन दे रखा है आपको I इज इक्वल टू 2/2000 प्लस आर, 2000 प्लस आर। सी ऑप्शन आपको दे रखा है I इज इक्वल टू 12/4000 प्लस आपका आर, 4000 प्लस में आर। और डी ऑप्शन आपका दे रखा है I इज इक्वल टू 2 में आर, और ई ऑप्शन दे रखा है नन, कोनो नहीं। बताइए भाई, ई ऑप्शन अगर आपको दिख पा रहा है तो ई मैंने लिखा है नन, कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे इसमें से आई और आर के बीच में रिलेशन क्या दर्शाता है, क्या रिलेशन है आई और आर के बीच में। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, केवीएल ओवीएल अगर आपको लगाना आता होगा अच्छे से तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। डिपार्टमेंटल ये क्वेश्चन है, पीजीसीएल में आपका आया हुआ है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पावर ग्रिड के। आप अगर सॉल्व करते होंगे, आप किसी टेक्स्ट बुक से भी अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिला होगा, लेकिन आप उसको ध्यान हो सकता है कि नहीं दिए होंगे। बताइए मेरे प्यारे भाइयों कौन सा ऑप्शन होगा, जरा यहां पर देख लेते हैं। अगर मैं केवीएल लगाऊं तो हमारा क्या मिलेगा, अगर केवीएल हम लगाते हैं तो केवीएल से हमारा क्या मिलेगा, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो देखिए अगर केवीएल में लगाता हूं बाय यूजिंग केवीएल, केवीएल अगर मैं लगाता हूं तो क्या ये बताइए, आई आर, आई इंटू आर आपका हो गया, आई आर प्लस आपका 12 कर लो प्लस 4 कर लो गुणे 10 की घाते 3 3, और ये आई -2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। सीधे आपने केवीएल लगा लिया। क्या केवीएल इक्वेशन सबकी इतनी बन गई, बहुत सही मेरे भाइयों। आई की वैल्यू निकाल लो, आप कहोगे गुरुजी आई ऑफ आर प्लस आपका 12 प्लस 4 गुणे 10 की घाते 3, और यहां पर आपका हो गया आई माइनस का 8 बराबर में 0, ठीक है। यहां पर आपका हो गया आई ब्रैकेट में आपका आर प्लस 4000 और बराबर में आपका हो गया 8 - 12, ठीक है। आई की वैल्यू निकाल लो, तो आई इज इक्वल टू आपका हो गया -4, कॉमन लिया, -4 बटे में आर और प्लस आपका हो गया 4000। आई की वैल्यू आ गई नॉन ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट, ई इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, नहीं बी नहीं होगा, ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस था, स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। बड़े धांसू लेवल के क्वेश्चंस में लेकर के आ रहा हूं, काम की चीज आपको बताएंगे। 8वें सवाल पे हम आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करना हमारा परम कर्तव्य रहेगा, ताकि हमारे जितने भी सेट हैं उन सारे सेट के क्वेश्चंस मैं आपको करा सकूं, ठीक है। मेरी पहली प्रायोरिटीज यही रहेंगी। चलिएगा 8वें सवाल की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हुए 8वां सवाल हम देखेंगे कि हमारा 8वां सवाल है क्या, ठीक है भाइयों। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, आप इसको ले करके देख करके चलेंगे। चलिएगा 8वां सवाल आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको दिया है ये एक डेसिमल नंबर है 26, इसको डेसिमल कर लीजिए। पूछा है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस डेसिमल को बाइनरी में बदलना है भाई। ऑप्शंस ले लो फटाफट से। ए ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन देखोगे तो बता ले जाओगे, करोगे कैसे पहले इसको समझ लो, बताना पड़ेगा ही तो ऑप्शन नहीं लिखते, इसको बता देते हैं। देखो किसी भी डेसिमल को अगर बाइनरी में बदलना है या किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में बदलना है तो हमें क्या करना है कि उस नंबर को उठाओ और जिसमें बदलना है उससे भाग दे दो। बाइनरी में बदलना है 2 से भाग दे दो, 2 13 दूना के 26, 0 बचा, फिर 2 से भाग दो, 2 छंगे 12, 1 बचा, 2 3 6 3 बार में गया और यहां पर 0 बचा, फिर 2 से 3 को भाग दो, 1 बार गया, 2 1 में 2 1 3 बचा, फिर 2 से भाग दो, नहीं गया, 0 बार में गया, यहां पर आपने क्या लिखा 1, यानी इस एक को यहां पर बगल में मैंने लिख लिया। अब नीचे से ऊपर आप लेकर चले जाइए, इस एक को मैंने बगल में लिख लिया बाई साइड्स, अब नीचे से ऊपर लिख लीजिए, तो ये आपका हो गया 1 1 0 1 0, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। सही है मेरे भाइयों, बाइनरी इक्विवेलेंट इसका बन गया ना, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा आसान सा सवाल है, हलवा जैसा आपका सवाल है। आपसे पूछा है कि 3 फेज एक अल्टरनेटर है, लो भैया थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर करा रहा हूं, आप देखिएगा अल्टरनेटर के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो दिया क्या गया है, एक अल्टरनेटर आपका दिया गया है, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा सा सवाल है, दिखने में बस बड़ा है। एक अल्टरनेटर है भैया, थ्री फेज अल्टरनेटर है, ये क्या है, थ्री फेज अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर, ठीक है भाई, थ्री फेज अल्टरनेटर है। फील्ड करंट इसकी कितनी है, 50 एंपियर, यानी कि आई ऑफ एफ इसकी कितना है, 50 एंपियर है, फील्ड करंट 50 एंपियर है, ठीक है। और क्या दिया है, प्रोड्यूस्ड फुल लोड आर्मेचर करंट ऑफ 200 एंपियर। जो फुल लोड आर्मेचर करंट है इसका, फुल लोड आर्मेचर करंट, आर्मेचर आर्मेचर करंट कितना है, बराबर 200 एंपियर दे रहा है, यानी फुल लोड पर जो आर्मेचर करंट है वो 200 एंपियर है, ठीक है। आइए जिसको आप कह सकते हो ऑन शॉर्ट सर्किट एंड 1730 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट, ठीक है, ऑन शॉर्ट सर्किट, और 1730 वोल्ट देता है, ये आपके शॉर्ट सर्किट करंट है, जब ये शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट जो करंट है हमारी सीकेटी वो हमारी 200 एंपियर है। और अगर ओपन सर्किट है तो इसका जो वोल्टेज ऑप्टेंड होता है ओपन सर्किट पर, ओपन सीकेटी पर जो इसका वोल्टेज ऑप्टेंड होता है वो वोल्टेज है आपका 1730 वोल्ट, 1730 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, ऑन ओपन सर्किट। देन इज सिंक्रोनस इंपेडेंस इज, तो इसका सिंक्रोनस इंपेडेंस पूछा है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस इंपेडेंस आपसे पूछा है, इंपेडेंस आपका क्या होगा। सिंक्रोनस इंपेडेंस की बात की है, छोटा सा सवाल है, बड़ा आसान सा है, देखना। एक थ्री फेज का अल्टरनेटर है, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर थ्री फेज अल्टरनेटर है जिसकी फील्ड करंट आपकी 50 एंपियर है, अगर ये शॉर्ट सर्किट इसको कर दिया जाए अल्टरनेटर को, तो जो फुल लोड आर्मेचर करंट है वो आपकी 200 एंपियर हो जाती है। अच्छा जी, अगर इसको ओपन सर्किट अपन करते हैं तो इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, भाई ओपन सर्किट में वोल्टेज ही ऑप्टेंड होगा ना, करंट तो आपकी होगी नहीं, ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो आपका 1730 वोल्ट मिल रहा है। तो आपको सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू बतानी है, ओम में कितना होगा, कितने ओम का इसका सिंक्रोनस इंपेडेंस होगा। लाजवाब आपका सवाल है, बिंदास है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। ऑप्शंस अगर आप चाहें तो आप बताए गए ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। ए ऑप्शन है 3.46, ये सभी ओम में है, बी है 5, सी है आपका 4, और डी ऑप्शन है आपका 8.66, ये सभी ओम में है। अगर आपको ये लगता होगा कि प्रश्न बड़ा आसान है तो ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस नए भी इसमें हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, इसके लिए पूरा सेशन चलाया जा रहा है। आप प्रश्न समझ गए होंगे, थ्री फेज का अल्टरनेटर, फील्ड करंट 50 एंपियर, फुल लोड पर आर्मेचर भैया, शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है तो 200 एंपियर करंट दे रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा, ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट वोल्टेज 1730 है, सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू बतानी है, फटाफट से बताएंगे। 5 डी ऑप्शन, सभी लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन, और 5 बी ऑप्शन है, यानी कि बी और डी दो ऑप्शन। 8.66 गोविंद ने बताया, 8.66। आइए जरा इस क्वेश्चन की पड़ताल को करके देखते हैं, आज के सेशन में आपकी जो गलतियां हो रही हैं वो आप सीख करके जाएंगे। देखिए मेरे भाई, कहाँ जगह है, यहाँ पर नीचे जगह है ना, हाँ यहाँ पर मैं कर देता हूँ, छोटी सी मुझे जगह चाहिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखो इस नवे प्रश्न का जरा सोल्यूशन देखो, देखो आई एफ क्या है मेरे भाइयों, 50 एंपियर है, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। आई ए 200 एंपियर है, बहुत आसान सा, अगर आपको फार्मूला पता है आप कर ले जाओगे। आपसे पूछा है कि जेड, आपका पूछा है जेड एस, सिंक्रोनस इंपेडेंस की वैल्यू पूछा है, तो आप जेड एस का फॉर्मूला सीधे सीधे जानते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज आपका हो गया पर फेज, कितना, पर फेज, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, आप कहोगे सर शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। सभी लोग इस बात से सहमत हैं, इस फार्मूले को नोट कर लेंगे। सिंक्रोनस इंपेडेंस आपसे कई बार पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू ओम में होगी, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय पर फेज, यानी डिवाइडेड बाय नहीं, पर फेज, और डिवाइडेड बाय आपकी शॉर्ट सर्किट करंट होगी। चलो यहां पर मैं इसके आगे एक्सटेंड कराता हूं, आपको दिखेगा ओपन सर्किट वोल्टेज आपके सामने है 1730, 1730। आप लोग एक काम ये नहीं करते होंगे, पर फेज, तो पर फेज का मतलब यह है कि √3 से आपको डिवाइड करना है, √3 से पर फेज, सही बात है। अब √3 से डिवाइड करके 200, शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 200 है, तो आप यहां पर देखो शॉर्ट सर्किट करंट यही तो है ना, तो ये आपका 200 हो गया, भाग दे दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4.99 ओम के आसपास आएगा, डेट इज लगभग 5 ओम। तो बी ऑप्शन कौन सा 5 ओम है, ये आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। सीधे सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो आप ये देखिए कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, बहुत बड़ा ये न्यूमेरिकल नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए
9th क्वेश्चन आ रहा है समझ में ना सभी को? हाँ बताना जरा मेरे भाइयों। बिल्कुल ठीक है। आइए जरा एक डायग्राम दे रहे हैं 10वें क्वेश्चंस में, उसको बताना है आपको कि कौन सा ब्रिज है, मेजरमेंट का पार्ट है वो, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th पे। ठीक है, आ रहा है समझ में? लेवल अगर आपके क्वेश्चंस का बढ़िया हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जिनका लेवल बहुत अच्छा है, आप में से बहुत सारे लोगों का लेवल बहुत अच्छा है और सिर्फ यू आर टेंस टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो जितने क्वेश्चंस यहां पर आप करेंगे आपकी पूरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, लल्लूपन जो क्वेश्चंस नहीं, हम लोग बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है आज के सेशन का, और इसमें यह दिया है कि एक ब्रिज आपको बनाया गया। ये ब्रिज जरा आप ध्यान से देखना, एक ब्रिज है, यहां पर आपका डी दे रखा है डिफ्लेक्शन के लिए, और यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस और है, और ये वाला पॉइंट यहां पर गया, और यहां पर एक कैपेसिटर लगाया गया है, और एक कैपेसिटर आपका यहां पर भी लगाया गया है। ठीक है, ये कैपेसिटर यहां पर लगाया गया है, इसको मैं C2 बोलूंगा और इसको मैं C1 बोल सकता हूं, और ये आपका R1 मान लीजिए, और इसका आपका R2 हो गया। इसमें करंट आपकी I2 जाएगी और इसमें करंट आपकी I1 जा रही है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और जरा देखिएगा, बिल्कुल टाइम का वेस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए, और यहां पर आपका क्या हो गया, C1, ये D पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया, ये आपका A था, और ये आपका C हो गया। आपसे पूछा है कि ये कौन सा ब्रिज है, ब्रिज का नाम बताइए, आइडेंटिफाई द ब्रिज। यहां से करंट आई गई, दो पार्ट में यहां पे डिवाइड हो गई, कौन सा ब्रिज है? ए ऑप्शन विन ब्रिज, विन सीरीज ब्रिज, दो ऑप्शन है, अभी रुक जाना, विन सीरीज ब्रिज, विन सीरीज ब्रिज है आपका, या फिर आपका विन पैरेलल ब्रिज, विन पैरेलल ब्रिज, पैरेलल ब्रिज, या फिर आपका सी ऑप्शन आपका दे रखा है शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे कंडीशंस में आप बहुत चक्कर खा सकते हैं, सीरीज में ही विन सीरीज ब्रिज। अच्छा बताइए मेरे सभी भाइयों, बताइए जरा, इस ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है, और ये क्वेश्चंस फॉर यूपीपीसीएल आल्सो, यू कैन आल्सो सर्च द इंटरनेट। ठीक है, आप इंटरनेट मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेस्ट में, कोई इश्यूज नहीं है। बताइए जरा कौन सा है? देखिए आधे लोग जो भाग गए वो, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो है उनको समझ में आएगा। आकृति मिश्रा ए, अनुराधा ए, अच्छा शिवा ए, सभी लोग ए बता रहे हैं। विन ब्रिज बताएं गोविंद कुमार और भगत सिंह, हेलो सर, हाय। ठीक है, विन ब्रिज है, अच्छा कंफर्म सभी लोग विन ब्रिज ही हैं, विन ब्रिज ही हो? बताओ मेरे भाइयों, क्या आप पहला ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे पेपर में अपने? सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों, क्या पहला ऑप्शन आप करेक्ट करके आएंगे अपने पेपर में? मेरे प्यारे भाइयों, विन ब्रिज कैसे है? इस ब्रिज का नाम न विन ब्रिज है, न विन पैरेलल ब्रिज है, न शेयरिंग ब्रिज है। ऑप्शन गोज टू डी, ऑल ऑफ द एबव। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी कभी कभी मजबूरी हो जाती है ऑल ऑफ द एबव लगाना। सुनो क्यों, ये ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव के प्लेस पर नन ऑफ द अगर एबव है, नन ऑफ एबव, तो नन ऑफ एबव आपका क्वेश्चन होगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि इनमें से कोई सा भी ब्रिज नहीं है भाई, कोई ब्रिज नहीं है ये। हाँ, इसको डी साउटी ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये आपका डी साउटी ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है डी साउटी ब्रिज। क्या बात करते हैं आप, साउटी ब्रिज, डी साउटी ब्रिज है आपका, आ रहा है समझ में? ये आपका डी साउटी ब्रिज है। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, दो कैपेसिटर का कंपेयरिंग करता है ना, दो कैपेसिटर को कंपेयर करने के लिए यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कंपेयरिंग टू कैपेसिटर्स। भूल गए क्या? टू कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स यानी दो कैपेसिटर्स को कंपेयर करने के लिए, मैंने पेड क्लासेस में भी बताया था, भूल गए आप लोग? ये आपका दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर C1 है, अगर दो कैपेसिटर की तुलना किसी से की जाती है तो उसको हम बोलते हैं डी साउटी ब्रिज। कहां से विन सीरीज ब्रिज हो गया आपका? विन पैरेलल ब्रिज कोई बता रहा है, शेयरिंग ब्रिज बता रहा है। इस कंडीशन में अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है तो ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। अपने कंटेंट और कॉन्फिडेंस पर आप भरोसा रखेंगे हमेशा।
आप सियरिंग ब्रिज नहीं लगाएंगे। ऑल ऑफ द एबव अगर नहीं है, नन ऑफ द एबव है, तो ऑप्शन गोज टू नॉन ऑफ द एबव माय डियर। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, याद रखना। ठीक है, इसका इक्वेशंस भी बना लोगे ना। एट बैलेंस्ड कंडीशन, नोट कर लो, अगर ये बैलेंस्ड होगा, एट बैलेंस्ड कंडीशन, अगर बैलेंस्ड कंडीशन की बात करूं, तो बैलेंस्ड कंडीशन पे देखो, अगर क्वेश्चन जितना भी करो ना उतना सॉलिड करो, कि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है वो तुम्हारे बन जाए यार मेरे भाई, पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहो तो सारे क्वेश्चंस बन जाए। मेरी प्रायोरिटीज यही है। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, एट बैलेंस कंडीशन आपका क्या होगा? आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं होगा, 1/j⍵C1, और यहां पर मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई बाई R2 इज इक्वल टू आपका हो गया 1/j⍵C2 और R1। यही तो इक्वेशन आप लिखते थे मेरे भाइयों, बताइए जरा। और C3 की आप वैल्यू बताते थे कि C2 R3 बटे में आपका R1। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, आ रहा है समझ में? ये R3 नहीं R2 है ना, डायग्राम में R2 है, तो C2 R2 अपन R1, ये इससे आप C3 की वैल्यू निकालते थे। C3, इसको 2 और 3 कर लो, ये आपका 2 और इसको C3 कर लो, ठीक है। तो मैं इस कैपेसिटर की वैल्यू को निकालता था, ये C3, ये आपका C2 से कंपेयर करके, ये है कैपेसिटर को कंपेयर किया, C2 और C3 को एक साथ कंपेयर किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एट बैलेंस्ड ही होगा, नॉट बैलेंस्ड नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आपका बैलेंस्ड कंडीशंस पर ये आपकी पूरी शर्तें हैं, इसको नोट करिए। ये आपका डी शॉर्टी ब्रिज कहलाता है, कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, फटाफट से जो लोग जुड़े रहेंगे आज सीख करके जाएंगे। देखिए गलतियां क्या होती हैं कि हम जानते हैं लेकिन जानते हुए प्रश्न को गलती करके चले आते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। फिर बाद में हम आते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, तो हमें पता चलता है यार तीसरे का सी होना चाहिए था लेकिन मैं डी मार के चला आया, बाहर आके उसका अंदाजा हमें लगता है। तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के काम में ये सेशन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे पूछा गया है कि जो पिन टाइप इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइंस। जो पिन टाइप इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर, इंसुलेटर, वो पिन टाइप इंसुलेटर किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइनों में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है एबव 33 केवी, एबव 33 केवी, ठीक है, अप टू 33 केवी, बी अप टू 33 केवी, सी बिलो 33 केवी, बिलो 33 केवी, डी अप टू 11 केवी, ई बोथ सी एंड डी, और क्या ऑप्शन दिया है? बस यही, ई तक बहुत ऑप्शन है, बी सी डी ई। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए? ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, टीएक्स लाइन। कौन सी लाइन है भाई? ट्रांसमिशन लाइन। टीएक्स लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में पिन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग बताइए फटाफट से। ऑप्शन बी, ऑप्शन अप टू 33 के भी, और भाई एक लोगों का वोट आया बी ऑप्शन, और किसी का? क्वेश्चन नंबर 12वां मैं लिखता हूं, और इसको जरा बताते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, अगरबत्तियां रात हो गई गार्ड को फिर भी दिखा नहीं। तो ये छोटे छोटे आपके सवाल आते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। बी ऑप्शंस लोग बता रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसका पंचनामा करेंगे आगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ मेरे प्यारे भाइयों, बताओ मेरे लाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए जरा। हाँ बिल्कुल सुपर, एकदम फॉर्म में आपकी क्लासेस चलेगी, मजा आएगा ना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, अप टू 33 केवी, अप टू 33 केवी, सबका वही जवाब है, अप टू 33 केवी, अप टू 33 केवी, अप टू 33 केवी, सभी का बी ऑप्शन। बताइए मेरे लाल, सभी लोग बताओ, अरे जोश होना चाहिए मेरे भाइयों। सुमित कुमार बी ऑप्शन, अच्छा ये बताओ
11 केबी पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लेकिन याद रखना अगर बी नहीं है तो अप टू 11 और बिटवीन 11 एंड 33 केबी आपका ऑप्शन है, तो बोथ सी एंड डी भी आपका ऑप्शन जा सकता है। ई ऑप्शन व्हाई नॉट, इसको स्टार मार्क करेंगे और आप लोग बताएंगे कि ई अगर मैं लगा दूं तो क्या गलत होगा कि नहीं। हाँ, बी को लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल। क्या बोथ बी एंड सी के बारे में, बोथ सी एंड डी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस across 4 centimeter long air gap in magnetic field of 400 ampere ton meter। ये देखो 400 एम्पियर टन मीटर का एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा है 400 एम्पियर टर्न और इसका पर मीटर, इसका एम्पियर टन पर मीटर है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर गैप है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर गैप, एयर गैप, अच्छा भैया 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर गैप इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये जो एयर गैप है ना 4 सेंटीमीटर लॉन्ग का, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा भाई 400 एम्पियर टन पर मीटर, यानी एक 4 सेंटीमीटर लंबे एयर गैप के इनके बीच में जो एयर गैप है वो आपका 4 सेंटीमीटर का है। कितना है, 4 सेंटीमीटर का एयर गैप है। ये एयर गैप हुआ जिसको आप कह रहे हो ना, ये 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर लंबे एयर गैप के आर पार चुंबकीय विभवांतर क्या होगा, इसके आर पार आपको चुंबकीय विभवांतर बताना है। पता ही मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो हो सकता है सर, बिल्कुल, हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है, यू कैन से दैट, यस बिल्कुल, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो करेक्ट, है ना। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शंस में दे रहा हूं आपका। ए 25 एम्पियर टन, आधे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। 20 एम्पियर टन, लेकिन आपके पेपर में आने की संभावना। सी 16 एम्पियर टन एंड डी ऑप्शन इज 18, 18, माफ कीजिएगा इसको 18 को सही से बनाते हैं, 18 एम्पियर टन। बताओ मेरे प्यारे भाइयों कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, 100 नहीं, 100 कोई ऑप्शन नहीं है, 100 कोई ऑप्शन नहीं है ना, 100 नहीं है कोई ऑप्शन, फटाफट से बताइए। 12वां का इंपॉर्टेंट सवाल है, 10-15 सेकंड का आपके पास टाइम है, उस 10-15 सेकंड में आपको बताना है। देखो है क्या, कहानी क्या है, किस्सा और कहानी क्या है जरा समझना। 4 सेंटीमीटर लंबा एयर गैप है, ये देखो 4 सेंटीमीटर आपका लंबा क्या है, एयर गैप है, ये देख रहे हो ना एयर गैप, बीच में जो आपका जगह छोटा है ये आपका एयर गैप है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर गैप। अच्छा भैया इसके आर पार जो चुंबकीय विभवांतर है वो कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका 400 एम्पियर टन पर मीटर है। इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब इसमें आपकी करंट फ्लो कर रही है किसी कॉइल्स में तो उसके आसपास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ या ना, बताओ मेरे प्यारे भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर है, लेकिन बीच में जो एयर गैप है इसका वो आपका 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर गैप है। 400 एम्पियर टर्न पर मीटर आपकी क्या है भाई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, देखो गिवन क्या है, आपका एच दिया है मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका वो है मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप एच कहते हो, वो आपका 400 एम्पियर टन मीटर है पर मीटर। बताओ हाँ या ना, बताओ मेरे प्यारे भाइयों, फार्मूला पता है, सब कुछ कर ले जाओगे, दिस इज द टूल्स ओके फॉर यू ऑल। और क्या दिया है, एल दिया है, लेंथ कितना है आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में बदल दें तो ये 0.04 मीटर होगा। क्या 4 सेंटीमीटर में 0.04 मीटर आपका होगा, अरे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो क्या 4 सेंटीमीटर में 0.04 मीटर, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही जवाब, एल आपका हो गया। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछा, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का आप कहेंगे फॉर्मूला, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स की अगर बात करें तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज इक्वल टू आपका होता क्या है, आप कहोगे इसको सर एस से रिप्रेजेंट करो, इज इक्वल टू एन और आई अपान आपका एल होगा, और ये एम्पियर टन पर आपका मीटर होता है, एम्पियर टन पर मीटर। इस फार्मूले में अगर वैल्यूज को हम पुट करें तो अगर एन आई की वैल्यू हम निकालें एन ऑफ आई, तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एच इंटू एल, होगा कि नहीं। इस एल को इस एच के साथ गुणा में कर दिया, एन आई का मान निकल गया एच इंटू एल,
अच्छा भैया, एनआई का मान ही हमें निकालना है बेसिकली। यही जो एनआई है वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका टोटल आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, H इंटू एल। H कितना है, 400 एम्पियर टर्न। ठीक है, 400 कर लो। L कितना है, 0.04, 0.04 कितना आएगा, 4 चौवा 16.00, यानी एनआई का जो मान आ गया वो आपका आ गया 16 एम्पियर टर्न। हाँ या ना, एम्पियर टर्न मीटर है तो एनआई पर मीटर, लेंथ को इधर किया तो सिर्फ आपका एम्पियर टर्न आया, एनआई की यूनिट एम्पियर टर्न्स। 16 सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, यूनिट से ही निकाल लेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका है गोविंद। बताइए मेरे भाइयों, आ रहा है समझ में? क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक है ना, आसान सा है? चलो, आसान है, बहुत टफ नहीं क्वेश्चंस है आपके। यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं और पेपर में आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां आपका बहुत ही लॉजिकल इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। ये आपकी जो सीरीज है, ये आपकी फुल लेंथ सीरीज है, याद रखेंगे। फुल लेंथ सीरीज मतलब समझ रहे हो ना, फुल लेंथ सीरीज में मतलब सब कुछ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, अंग्रेजी फंग्रेजी सब। ध्यान देना, आराम से पढ़ते चलो, आराम से आगे बढ़ते चलो, सारी चीजें आपकी बहुत आसान होंगी। जी सर, आइए जरा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, 12 तक हो गया ना, 13 पे आना है। सभी लोग बताइएगा कौन सा ये क्वेश्चन है अब नेक्स्ट आपका। मैंने मिटा दिया, मुझे पता नहीं चला। क्वेश्चन नंबर बताएंगे ये कौन सा होगा, 13 की 12? क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है भाइयों, आपसे पूछा है कि जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर इज अ ऑब्लिक एन, सिंक्रोनस कंडेंसर है 13। वेरी गुड। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट। सिंक्रोनस कंडेंसर एक है, क्या है, ऑप्शन सुन लो। डीसी मोटर पहला ऑप्शन, ये पहले ही बाल पर आउट, डीसी मोटर। अच्छा भैया, देख लेंगे। बी ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इन्होंने, दिया है कि इंडक्शन मोटर, आईएम बोल दे इंडक्शन मोटर हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। और डी ऑप्शन आपका दिया है ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। बताओ, सिंक्रोनस कंडेंसर आपसे पूछा है क्या होगा, छोटा सा ऑप्शन है आपके पास, डी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। वेरी गुड, जो भी आपका सिंक्रोनस कंडेंसर होगा वो आपका ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर ही होता है कंडेंसर, याद रखिएगा, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करंट इन एन एलिमेंट व्हेन द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट इज q इज इक्वल टू 10 e to the power minus 1 कूलम, e to the power minus t कूलम। ठीक है, आपसे पूछा है एक क्वेश्चन बड़ा लाजवाब सा है। ये एक एलिमेंट है, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ये आपका कोई एलिमेंट दे रखा है, क्वेश्चन समझिएगा। ये एलिमेंट है, इसमें आपको करंट पूछा है कि इसमें जो करंट है एलिमेंट में वो आपका कितना होगा। यदि 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 इसमें जो चार्ज जा रहा है, यानी कि जो चार्ज है वो चार्ज बराबर कितना है भैया, इसको जिसको हम क्यू ऑफ टी कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत 10 ई टू द पावर माइनस टी, 10 ई टू द पावर माइनस टी और कूलम चार्ज। इसमें अगर मेरा चार्ज क्यू ऑफ टी 10 ई टू द पावर माइनस टी कूलम जा रहा है, तो इस एलिमेंट का करंट कितना होगा, करंट इस एलिमेंट्स में कितनी होगी। ऑप्शंस आपके पास हैं, -10 एम्पियर, पहला ऑप्शन -10 एम्पियर, बी ऑप्शन आपका दे रखा है -10 ई टू द पावर माइनस टी एम्पियर, और सी ऑप्शन दे रखा है ओनली 10 एम्पियर, डी ऑप्शन 10 ए टू द पावर टी और यहां पर एम्पियर दे रखा है। बताइए मेरे प्यारे भाइयों कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। सभी लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मन से, और यहां पर अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी हैव कैपेसिटर, वेरी गुड गोभी, ओके नाइस। यूपी पटेल, सी बी, बी ऑप्शन, बी कौन सा ऑप्शन है, सभी लोग बी का, सबका बी आ रहा है क्या?
कैसे किया इसको? आसान था। आपने बोला कि सर Q ऑफ T जो होगा वो दे रखा है मेरा, वो आपका 10e⁻⁻t दे रखा है। सभी लोग इस बात से सहमत हैं? ये वैल्यूज आपकी दे रखी है, इसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, और क्या है? जो करंट है वो रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज होता है ना भाई। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर नहीं है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, दैट इज द करंट। फ्लो किया वही उसकी करंट है। रेट फ्लोइंग ऑफ फ्लोइंग चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज को देखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज मतलब I इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी। तो रेट ऑफ फ्लोइंग का मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन जब भी रेट ऑफ चेंज होता है डी बाई डी टी, और यहां पर 10e⁻⁻t आपका हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप कहोगे -10e, ये बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 100% आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को बताएंगे। आसान आसान से सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका पूरा हो जाएगा। लिखा है कि विच ट्रैक्शन सिस्टम, क्वेश्चन को सुनिएगा, विच ट्रैक्शन सिस्टम इंप्लाइज द मेटाडाइन कंट्रोल मेथड। मेटाडाइन कंट्रोल विधि में किस प्रकार के ट्रैक्शन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन समझ गया ना? डाइन कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार के कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 आज के सेशन का लाजवाब जबरदस्त सुपर क्वेश्चंस। मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार के ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रैक्शन सिस्टम का। विच ट्रैक्शन सिस्टम एम्प्लॉयड इन मेटाडाइन कंट्रोल प्रणाली या सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, देखिएगा बड़ा लाजवाब। अगर क्वेश्चन में आपको खासियत मिले, खास बात मिले, कुछ सीखने को मिले सेशन से, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। आपसे पूछा है कि अगर मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम है, क्या है भाई? मेटाडाइन कंट्रोल मेथड, मेटाडाइन कंट्रोल मेथड, मेटाडाइन कंट्रोल मेथड है। तो मेटाडाइन कंट्रोल मेथड में ट्रैक्शन सिस्टम आपका कौन सा इंप्लाइड होगा? कर्षण, ट्रैक्शन। ए ऑप्शन आपका है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। बी ऑप्शन आपका रूरल, RURAL, रूरल। बी, सी ऑप्शन है सब अर्बन, सी शब अर्बन, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। और डी ऑप्शन आपका है बोथ ए और सी में बी। यहां पर ये देखो में बी दे रखा है। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, जबरदस्त कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस, जबरदस्त कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस यहां पर दे रखा है। और ई ऑप्शन और आपका दे रखा है, एक छूट गया है, बोथ बी एंड सी मे बी माने हो सकता है, मे बी। ई ऑप्शन, 5 ऑप्शन। अब आपको मे बी, मे नॉट बी, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को, ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, तो घबराइएगा मत उससे। मे बी, मे नॉट बी, ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, समझ रहे हो ना? ये जिंदगी का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, लाइफ का हिस्सा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन। इसमें से बताओ ए बी सी डी में से, ए बी कौन सा है यार? बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मेटाडाइन कंट्रोल मेथड है आपका, मेटाडाइन। हाँ, ठीक है। मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम के कुछ हम लाभ भी लिखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल, थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। मेरा टारगेट था 100 बच्चों का, लेकिन क्या यार, आप लोगों ने वो भी पूरा नहीं कर पाया टारगेट। बताइए बताइए बताइए, मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम में कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे? देखो, मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम में ऑलवेज अंडरग्राउंड, ओनली एंड ओनली अंडरग्राउंड। ओनली क्या होगा? अंडरग्राउंड। रीजन अंडरग्राउंड, ठीक है, ओनली अंडरग्राउंड। रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल साफ है। देखो, मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम में जो वोल्टेज और करंट होगा, वोल्टेज और करंट दो चीजें आपकी होती हैं। जब भी भाई ट्रैक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? वोल्टेज एंड करंट। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। देखिए क्यों, इस टाइम पर जो आपका वोल्टेज अप्लाई होगा वो आपका क्या होगा? फिक्स्ड। वोल्टेज इसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। करंट आपकी क्या होती है? वेरी करती है।
करंट वेरी करेगी तो दिक्कत है, वोल्टेज हमारा है। मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम में वोल्टेज हमेशा और करंट हमारी क्या होती है, वेरी करती है। लेकिन ये इसका इनपुट होगा, ये इनपुट के केस में है, इनपुट। अगर मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट देखा जाए, क्या देखा जाए, आउटपुट, मेरी बात को ध्यान से समझना, आउटपुट क्या देखा जाए भाई, आउटपुट देखा जाए, ठीक है, मेटाडाइन कंट्रोल सिस्टम। तो आउटपुट में आपका क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, वोल्टेज, वोल्टेज आपका क्या होगा, वेरिएबल, यहां पर आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, वेरी, और करंट आपकी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। बताइए हाँ या ना, वोल्टेज वेरी कर रहा है और करंट आपकी फिक्स कर रही है। इनपुट और आउटपुट में टॉलरेंस देखो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर ऑफ आउटपुट, हमेशा बराबर होगा, किसी भी प्रणाली में, किसी भी कंडीशंस में बराबर होगा। आ रहा है समझ में, हाँ बताइए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। इसी वजह से इनके वेरिएशंस के कारण इसको ओनली एंड ओनली अंडरग्राउंड में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस इसमें वेरिएशन होता रहता है। इसके आउटपुट और इनपुट में करंट और वोल्टेज में हमेशा कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, वेरिएशंस होता रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर मुझको पता था कि गड़बड़ हो रहा है सबका, हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो ना। ये ऑप्शन, वेरी गुड, थैंक यू आकृति मिश्रा, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक का बटन आप दबाते चलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में गड़बड़ी होती है, ठीक है। ऐसे सॉलिड क्वेश्चंस होते हैं ना जो पेपर में तुम्हारे आएंगे और फिर गड़बड़ी, माने गड़बड़ी के लिए ही वो बने हुए हैं। गड़बड़ करके जाते हैं और कुछ बहुत बड़ा गड़बड़, उसका खमियाजा फिर हमें बाद में भुगतना पड़ता है। हाँ ठीक है, आइए जरा, हाँ अरे आप गोविंद, आप पर हमें पूरा भरोसा है, आपका लेवल भी बहुत अच्छा है, मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, ऐसा नहीं है, ठीक है, और बहुत दिन से आपको मैं जानता हूं, आपका लेवल अच्छा है। अच्छा चलो यहां पर बताओ, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां बताना। आपसे पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड, लियो, यूज टू करंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, रुको जरा, सबर करो, कौन सा ऑप्शन अभी आएगा। ए ऑप्शन है मेरे लाल, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, वाट मीटर, वाट मीटर, सी ऑप्शन आपका हो गया एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर ये लिख रहा हूं, और डी ऑप्शन आपका होगा ओम मीटर, ओम मीटर, और यहां पर ई ऑप्शन होगा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर। इसमें चेतावनी है, इस प्रश्न में आप दो ऑप्शन एक साथ सही कर सकते हैं, ठीक है, हम एग्जामिनर है, काटेंगे नहीं, दो ऑप्शन एक साथ सही कर सकते हैं। अरे पहले हमारी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, नोट है इस क्वेश्चंस में कि आप इनमें से दो ऑप्शन एक साथ सही कर सकते हैं, दो ऑप्शन, सबसे एक्यूरेटली क्या होगा इसका ऑप्शन, सबसे बढ़िया सटीक जवाब। क्या मैं अगर सीआरओ मार के आऊंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ बस इतना। क्या अगर इस क्वेश्चन का मैं सीआरओ लगा दूं तो गलत होगा क्या, सभी लोग बताएंगे, जितने लोग ई बताएं, आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या टेक्निकल अगर आप पढ़े हैं तो टेक्निकली अगर मैं सीआरओ लगा लूं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो क्या मेरा गलत हो जाएगा, क्या मैं ई ऑप्शन लगा दूं तो मेरा गलत हो जाएगा, ए क्यों नहीं, ई है तो, और अगर ए है तो ई क्यों नहीं, यानी ए जितना होना चाहिए उतना ही ई भी होना चाहिए, यानी ए ई असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होगा। मैंने आपसे इसलिए बोला नोट में कि आप दोनों मारिए, हड़बड़ा के नहीं, ई ऑप्शन नहीं मानना है। वैसे तो कर्सर ऐसा है कि एक बार मार के फिर दूसरा याद आ गया तो ये यार वाट मीटर मार देते हैं। मतलब वाट मीटर नहीं मारते हैं, वाट मीटर अगर मार दिए और याद आया कि फिर सीआरओ मारना है तो सीआरओ मार सकते हैं, कर्सर हमारा ऐसा है। लेकिन ध्यान रखिएगा समय हमारे पास कम है ना, जब मल्टी दिया हो तो, हाँ हमारे यहाँ मल्टी ही चलता है थोड़ा सा, हम मल्टीपर्पज वाले इंसान हम लोग हैं तो मल्टी लेकर के चलते हैं। 16 के बाद 17 पर आइए, मजा आ रहा है ना, सीखने को मिल रहा है यार। नो सर, सीआरओ करेक्ट, हाँ सीआरओ करेक्ट होगा, मल्टीमीटर भी लगा देंगे, मल्टीमीटर क्यों नहीं होगा, क्या नहीं, मल्टीमीटर से करंट नहीं नापते हैं, पूछा है सिर्फ मेजरमेंट ऑफ करंट ना, दोनों आपका होगा, ए एंड ई बोथ, ठीक है, याद रखिएगा जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। आइए स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिए, आपके पेपर में इसी प्रकार के आऊ माऊ क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब आऊ माऊ नहीं है, इसको आप जानते हो लेकिन गलती करके आओगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं इस सेशन को यहाँ पर डिजाइन किया था।
नहीं तो मैं थियरी पढ़ाता हूं और मैं जितने ऑब्जेक्टिव है उनको थियरी के फॉर्म में बताता हूं, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव करना चाहते हो तो देखो प्रैक्टिस, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करके जाओ। छोटे छोटे क्वेश्चन पर कमांड बना लिए ना, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसको आ गए वो जेई बन गया समझो। ठीक है, 16 के बाद 17 पे आते हैं, बताते चलना। चलो बताओ, क्वेश्चन पूछता हूं, इसको बताना जरा। 17वां, द पोलर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, द पोलर फॉर्म ऑफ अ वेक्टर टू एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द वेक्टर। इस पोलर को रेक्टेंगुलर में आपको बदलना है, यानी ये एक पोलर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका ऐसी फंडामेंटल का प्रश्न, पोलर है, पोलर 20 एंगल 60 डिग्री है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, जिसको पता होगा वो फटाफट से कर ले जाएगा। इसको रेक्टेंगुलर में बताइए, रेक्टेंगुलर इसका क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन दे देंगे तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, लो, क्योंकि वहां पर ऑप्शन ही होगा और हम सभी लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन से आपका एलिमिनेशन बढ़ जाता है, एलिमिनेशन मेथड याद रखोगे सारे प्रश्न बन जाएंगे। पहला लो, 10 प्लस जे 17.33, बी ऑप्शन है 15 प्लस जे 17.33, सी ऑप्शन है 15 माइनस जे 15.33, और डी ऑप्शन है 10 प्लस जे 10.33। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताएंगे। पोलर है आपका, इसका रेक्टेंगुलर इक्विवेलेंट आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा। 1 प्लस 1.66, 1 प्लस 1.66, नहीं कौन सा ऑप्शन इसमें होगा ये बताइए गोविंद। ए ऑप्शन, अच्छा ठीक है, हाँ आ रहा है ना समझ में, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है, सभी का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 100% आपको आ गया, मतलब आपको आता है थोड़ा सा आप रिफ्रेश कर रहे हैं। देखिएगा, कुछ इसमें करने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं करने की जरूरत है। कॉन्जुगेट्स अगर आपको आ गया तो आप सारी चीजें कर पाओगे। इसको बता दें कि रहने दें, बता दिया जाए कि रहने दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, चलो बता दिया जाता है। देखो, आप अगर देखोगे इसको तो फेज एंगल कितना है, फेज एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू vm sin थीटा, साइन फाई कर लो, थीटा नहीं। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन आर आर, v ऑफ t क्या हो जाएगा, x प्लस जे वाई के फॉर्म में हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर में, हाँ या ना सभी लोग, जे वाई के फॉर्म में लिख दिया। x आपका क्या है, x कंपोनेंट फेजर, x कंपोनेंट फेजर इज इक्वल टू vm cos फाई, हाँ या ना, और y आपका vm sin फाई, और j आपका क्या हो गया, x आपका क्या हो गया, vm cos फाई। सही बात है, इतना क्लियर है ना आपको, ठीक है। अब ये बताओ जरा, तो क्या 20 cos, इसी को लिख लूं vm, 20 कितना है मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है v 20, और cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का 60 में आधा, ठीक है। तो 20 गुणे 1/2 कितना आ गया, 10, तो हमारा vm cos थीटा का मान आ गया 10, ठीक है। तो सीधे जो 10 ऑप्शन है ए और डी में से कोई आपका हो सकता है, तो पहला वाला आपका आ गया 10, यानी यहां पर आपका vt x के जगह पर आपका क्या आ गया, 10 आ गया, फिर प्लस 10 के बाद प्लस, दो ऑप्शन आपका खत्म, यहीं से एलिमिनेशन आपका स्टार्ट। सही बात है। अब देखिए साइन थीटा निकालिए, तो 20 साइन 60 कर लो, कितना हो जाएगा, y बराबर है ना भाई 20 साइन 5, तो y बराबर 20 हो गया, साइन 60 का मान कितना है, तो आपको होगा √3/2 गुणे √3/2, सही है। साइन 60 √3/2 पर देता है, 2 दामे 20, यानी कि 10 √3, यानी कि 10 गुणे 1.732, यानी क्या हो जाएगा 17.33, होगा कि नहीं, सही बात है ना। एक डेसिमल यहां पर रिप्लेस्ड हो गया, √2 √3 की वैल्यू याद रखेंगे, 1.414 √2 √3 1.732, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बताइए 17वां आसान है, आ गया, वेरी गुड, 8.666, हाँ ठीक है, वही बात है, वही बात है, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये 17.33 कहां पर रखेंगे, जे के साथ वाई में, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 10 प्लस जे 17.33 आ गया, है ना। सही बात है, जिनको नहीं है वो समझ लीजिए, आगे वाले क्वेश्चंस को बताना।
अ यूनिवर्सल मोटर इज वन डैट। यूनिवर्सल मोटर के कॉन्सेप्ट हो गया। आ जाओ 18वां सवाल। अ यूनिवर्सल मोटर इज डैट वन, यानी यूनिवर्सल मोटर आपका क्या होगा, जो रखता है या होगा, डैट वन, जिसकी खास बात है, जिसकी खासियत है। भाई मेरे ये क्लास आपकी 12 बजे रोज दोपहर में चलेगी जब तक आपका पीजी, और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका डेली बेसिस पर लाया जाएगा तो और टाइम देंगे, लेकिन डेली 12 बजे आइए। आज थोड़ी सी लेट हो गई संडे की वजह से, फटाफट से आइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फटाफट से सभी सभी मेरे भाई आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। पूछा है 18वां, यूनिवर्सल मोटर इज, यूनिवर्सल मोटर इज, मोटर इज अ ऑब्लिक एन। समझ रहे हो मेरी बात? यूनिवर्सल मोटर इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है, सुनना, ऑप्शन सुन के तब बताना, इसको लिखने नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है। कैन बी ऑपरेटेड आइदर ऑन डीसी और एसी सप्लाई, यानी एसी और डीसी दोनों पर चल सकती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, इज अवेलेबल यूनिवर्सली, सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध होगी। सी ऑप्शन, कैन बी मार्क्ड इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका मार्क होगा। चौथा ऑप्शन, लोड, यानी बहुत तेजी से नो लोड पर चलेगी, यूनिवर्सल मोटर होगा। या एसी और डीसी पर एक कांस्टेंट स्पीड पर चलेगी, कौन सा ऑप्शन होगा? सूरज यदुवंशी, बोथ एसी एंड डीसी। मैं लास्ट ऑप्शन बोला हूं, पहला ऑप्शन था कि खत्म, लास्ट बोला हूं एसी और डीसी पर 1 साल से चलेगी। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, यूनिवर्सल मोटर है, नियत चाल पर एसी और डीसी दोनों पर चलेगी, एसी और डीसी पर चलेगी, बताइए। मेरे प्यारे भाइयों, आ रहा है समझ में? डीसी पर हाई चलेगी? अरे नहीं, मेरी बात को समझो, मैं क्या पूछ रहा हूं, एक बार समझो, आप लोग समझ नहीं पाए। ए ऑप्शन है एसी एंड डीसी ऑपरेटेड विद कांस्टेंट स्पीड, पहला ऑप्शन। अब इसका बताओ, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। बी, एसी एंड डीसी ऑपरेटेड विद वेरिएबल स्पीड, इसको अब बताओ। सी ऑप्शन, runs at high as well as low speed. D option, either A और B। इसका सिर्फ एक ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? गुरुजी डीसी पर हाई चलेगी, अच्छा 2000 आरपीएम, अच्छा ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ये जो क्वेश्चन यहां पर अभी दिया गया है? अंकित सोनम, बी। बी ऑप्शंस, ए ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन है? ये आपका पीजीसीआईएल डीटी में, पीजीसीआईएल में आपका आ रहा है डीटी में। बताइए भैया, क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर लिखा है कि एसी एंड डीसी ऑपरेटेड विद वेरिएबल स्पीड, एसी एंड डीसी ऑपरेटेड विद कांस्टेंट स्पीड, रन्स एट हाई एंड लो स्पीड। अरे मेरे प्यारे भाइयों, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे बताओ तो, इतने छोटे से क्वेश्चंस में गलती कर जाओगे तो कैसे काम चलेगा? दिल गलती कर बैठा है लेकिन आंसर नहीं आया। एसी एंड डीसी विद कांस्टेंट स्पीड कभी हो ही नहीं सकता है, ऑलवेज वेरिएबल स्पीड, ऑलवेज वेरिएबल स्पीड। खास बात समझिए इसका, ये आपका 100% करेक्ट है जिन्होंने बताया, और जो लोग गलती कर रहे हैं उसको जरा समझिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, हाई टीएसटी स्टार्टिंग टॉर्क, पहली बात सही बात है। दूसरी बात, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड नोट कर लो। तीसरी बात, एसी डीसी दोनों पर चलेगी, ऑपरेशन, ऑपरेटेड। और चौथी बात क्या कह रहा है? चौथी बात आपसे यह कह रहा है कि यूज कहां पर होगा? क्लीनर में। क्लीनर, क्लीनर मतलब जो साफ सफाई करने के लिए होते हैं, क्लीनर
और किसमें? मिक्सचर, मिक्सचर। और जो आपकी सिलाई वालाई मशीन होती है, ड्रिल, ड्रिल। और जो ट्रेलर मशीन ट्रेलर मशीन, ये सब होता है ना इसका इस्तेमाल। 4 पॉइंट याद रखिए यूनिवर्सल मोटर के बारे में। वेरिएबल स्पीड होता है, ठीक है। डोंट बी उदास। हाँ, क्लाइनर एंड मिक्सचर, वही यही मिक्सचर हो गया ना, ठीक है। टेलर रोलर जो मशीन होती है सिलाई की, जिससे कपड़ा उपड़ा सिलते हैं, वो टेलर उसी का इस्तेमाल करता है। यूनिवर्सल मोटर चलती है, आवाज करती है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो 18वां का। हाँ, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लीन रखो, पानी की तरफ से, पानी की तरह एकदम साफ। हाँ, 2200 एचपी पर चलती है, बहुत सही, सही बताया आपने, ठीक है, वेरी गुड। आगे आए, नेक्स्ट बताइएगा। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, किसके नहीं आ रहा है। हम वो पढ़ाते हैं जो आपका आएगा। जाइए 5 दिन के सेशन को लेकर के, और फिर उसके बाद से आप पूरा एकदम जलवा कायम करिए अपना पीजीसीएल में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 100%। कौन सा है? 20वां सवाल है ना, 20वां। ये आपका है पॉलीस्टीरीन, पॉली एस्टाइरिन। बी ऑप्शन आपका दे रखा है एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन, और डी कार्बन। समझ जाओगे ना सिंबल से। ये बी एल्यूमिनियम दे रखा है, और सिलिकॉन, और सी आपका कार्बन दे रखा है। रेजिस्टिविटी किसकी आई होगी? ये बच्चों का खेल है, इसको हटा दो। ये क्वेश्चन बेकार में दिया था, 1 नंबर आपको फोकट में दे दिया। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर फोकट में दे दिया ना। हाँ, बताइए कौन सा ऑप्शन है होगा इसका? ए ऑप्शन। हाँ, पोलिस्टरीन, कोई भी देख के बता देगा भैया, पोलिस्टरीन ही होगा 100%, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इनमें से एल्यूमिनियम की होगी। कंडक्टिविटी याद रखना, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं कर रहा हूं। कंडक्टिविटी पूछे इसी में, उल्टा बदल दे तो इस केस में एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। सिलिकॉन से बढ़िया कंडक्टिविटी होती है, हाँ, एल्यूमिनियम की। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर की कोई औकात नहीं है, ये कंडक्टर है, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 21 पे। मजा आ रहा है ना? देखो सीखने को मिलेगा। हमारे सेशन में ये होती है कि आपकी गलतियां जो आप करेंगे, आपका बहुत अच्छा लेवल है, मैं आप किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा हूं। बस ये मैं कह रहा हूं कि आप जो सीखे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हैं, जहां से भी आपने पढ़ा है, पढ़ाई की है, हमसे पढ़ा है, आपने पढ़ाई की है, सारे टीचर अच्छे होते हैं, और आपने पढ़ाई भी की है। क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ दे रहा हूं, आप बताइएगा। टू अल्टरनेटर्स, दो अल्टरनेटर हैं, एक अल्टरनेटर यहां पर है, एक अल्टरनेटर यहां पर है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरी बेस्ड। एक को हमने अल्टरनेटर 1 बोला, A1, और एक आपका A2 है, दो अल्टरनेटर है, ठीक है। टू अल्टरनेटर्स आर रनिंग अंडर पैरेलल कंडीशंस, दोनों पैरेलल ऑपरेशन इनका हो रहा है। ऐसे मैं लाइन बना देता हूं तो ये पैरेलल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन है। अच्छा, पैरेलल कंडीशन, इफ द एक्साइटेशन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटर इज चेंज्ड, ये आपका एक्साइटेशन है, ये आपका एक्साइटेशन है। मान लीजिए इसका एक्साइटेशन हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। समझ रहे हो ना? एक का एक्साइटेशन मैंने क्या किया? चेंज कर दिया, ठीक है। एक्साइटेशन इज चेंज्ड, हाँ, देन इट विल ऑपरेटेड एट, तब इनका ऑपरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन समझ लिए ना? दो अल्टरनेटर है, पैरेलल ऑपरेशन है दोनों का, दोनों को एक्साइटेशन दिया गया है, लेकिन एक का एक्साइटेशन फिक्स करके दूसरे का एक्साइटेशन हम बदल देते हैं। यानी पहला वाला हमारा क्या है? फिक्स्ड है, क्वेश्चन के कहने का मतलब, ठीक है। एक का एक्साइटेशन फिक्स करके दूसरे का एक्साइटेशन हम क्या कर देते हैं भाई? चेंज कर देते हैं। उस टाइम पर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन, समझिएगा। रिड्यूस्ड स्पीड, पहले की स्पीड से कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड स्पीड। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा पावर फैक्टर विल चेंज, पीएफ विल चेंज। और सी ऑप्शन आपका क्या होगा? चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ, बोथ स्पीड एंड पावर फैक्टर। और डी ऑप्शन आपका दे रखा है इन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी वो तो कभी नहीं होगी, वो होगा ही नहीं। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, चेंज कहां से करा दूंगा? वो तो पागल भी बता जाएगा। ओनली पीएफ चेंज, कहां गया?
हाँ, बी ऑप्शन गोविंद ने बताया। और किसी का कोई ऑप्शन? ओनली पी एफ चेंज, गोविंद कुमार, बी, बी ऑप्शन शिवा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बी ऑप्शन। तभी तो सीखने को मिलता है, बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात बोला आपने गोविंद जी। जब तक गलती नहीं होगा तब तक हम लोग सीखेंगे कैसे? पावर फैक्टर सिर्फ इसका चेंज होगा, एक्साइटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। डायरेक्टली नहीं कर सकते, एक्साइटेशन पे ही पावर फैक्टर की डिपेंडेंसी होगी। एक्साइटेशन कम ज्यादा, पावर फैक्टर कम ज्यादा। ठीक है, एक्साइटेशन हम क्यों देते हैं? पावर फैक्टर आपका मेंटेन करने के लिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो तीनों पावर फैक्टर, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, एलएलयू, तीनों पर आपका चलता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, मैंने तो भी बताया था। हाँ बिल्कुल, अरे दीपक क्यों नहीं, आपको मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप तो दिल में है। डी फॉर दीपक और डी फॉर होता है दिल। ठीक है। आ रहा है समझ में ना? चलिए, ऐसा नहीं है, आप हमारे दिल के करीब हैं, आप सभी लोग मेरे भाई। चलिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, माता रानी से यही मन्नतें रहेंगी। आप हर प्रकार से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, इसको मिटा देना, समझ में आ गया। बहुत आसान आसान सा सवाल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आइए जरा प्रैक्टिस करिए, और जो प्रैक्टिस सेट आप जहां से भी लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, उसको आप सॉल्व करते रहो। और टेस्ट सीरीज के ही जो क्वेश्चंस हैं, सुपर टेस्ट सीरीज के, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे, सारे मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। एक क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का, अरे तुमको कैसे भूल सकते हैं भैया लड्डू, क्या बात कर रहे हो? कभी भूल सकते हैं क्या? हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, 6595 जितने लोग अभी यहाँ पर हैं, आप लोगों को किसी को मैं नहीं भूल सकता हूं। कैसे भूल सकता हूं? अपने आप को कोई भूल सकता है? हाउ कैन आई फॉरगेट माई एग्जिस्टेंस? मैं अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को कोई कैसे भूल सकता है? आप लोग हमारे अस्तित्व हैं भाई, आप लोग हमारे हैं। इस जन्म में आप ही तो हैं हमारे माता पिता के बाद, है कि नहीं? यू आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। चलिए, यही चाहता हूं कि आप सभी लोगों की नौकरी चल जाए। हाँ, जल्दी से जल्दी चली जाए। चली जाए का मतलब ये नहीं कि चली जाए, मतलब चल के आ जाए आपके पास, चली जाए बोलते हैं उसको। आपको नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए, आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए, आपको जो भी है ना। किधर है आपकी? ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको प्लेलिस्ट में। इधर आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है कि एसआई यूनिट ऑफ, एसआई बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक, डायनामिक टेम्परेचर, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी आपसे पूछा है। ए है केल्विन, सेल्सियस, सी आपको ऑप्शंस दे रखा है, वोल्ट, कैंडला, और डी ऑप्शन आपका दिया है बोथ ए एंड बी। कैंडला तो खत्म है कहानी इसका, जो कैंडला कोई लगा नहीं सकता है। कैंडला जो लगाएगा वो कनाडा में चला जाएगा, इसलिए कैंडला आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। बताइए मेरे प्यारे भाइयों सभी लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार लाइक और शेयर करते रहेंगे। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं, क्लास को जुड़ते हैं लेकिन लाइक वाइक नहीं करते हैं कम से कम, और नहीं सब्सक्राइब करते हो चैनल को मैक्सिमम लोग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके, चलिएगा फटाफट से बताइए मेरे भाइयों। कैल्विन, वेरी गुड, ओनली एंड ओनली कैल्विन। खत्म, 22, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, एक क्वेश्चन है देखो, इंपॉर्टेंट है। हीटर वगैरह से आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। डबल इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लगाया है। एक क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। वेरी गुड, क्या बात है अंकित। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है आपसे मैं पूछ रहा हूं, जरा बताना सभी लोग, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग लाइव आते जा रहे हैं कम से कम एक बार लाइक का बटन दबा दें, कि आपके एग्जिस्टेंस पता चले कि हाँ यू आर प्रेजेंट हियर। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका बताएंगे आज के सेशन का। 60 वाट का बल्ब सीरीज में रूम हीटर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अक्रॉस द मेन।
ये रूम हीटर है, इसके साथ एक 60 वाट का बल्ब जुड़ा हुआ है, 60 वाट बल्ब। ये रूम हीटर है, रूम हीटर। और ये आपका यहां पर एक आपकी मेंस सप्लाई दी गई है, ठीक है, सीरीज में जुड़ा गया है अक्रॉस अ मेंस, अक्रॉस द मेंस। व्हाट विल हैपन मींस, लो ऐसे लिख लो, एसी लगा लो। व्हाट विल हैपन इफ 60 वाट बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय 100 वाट बल्ब, ठीक है। रूम हीटर के बारे में कुछ नहीं किया कहा गया है। अगर ये 60 वाट का बल्ब रिप्लेस्ड कर दिया जाए 100 वाट के बल्ब से, इनकैंडिसेंट बल्ब से 100 वाट बल्ब, तो आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 100 वाट बल्ब, ए ऑप्शन आपका दिया गया है, ए पहला ऑप्शन है। जो हीटर है, हीटर आउटपुट विल डिक्रीज, हीटर आउटपुट डिक्रीज। बी ऑप्शन है आपका, हीटर आउटपुट इंक्रीज, हीटर आउटपुट इंक्रीज। और सी ऑप्शन आपका दे रखा है, हीटर आउटपुट विल स्लाइटली डिक्रीज, हीटर आउटपुट विल स्लाइटली डिक्रीज। और डी ऑप्शन आपका दे रखा है, हीटर आउटपुट विल सेम, हीटर आउटपुट विल सेम। ऑप्शन अगर आपको दिख पा रहा हो तो आप बताएंगे, 4 ऑप्शन यहां पर दे दिए गए हैं, फटाफट से बताएंगे। बी 5 सभी लोग बताएंगे। देखिए डी ऑप्शन आपका दिया गया है यहां पर, अगर आपको दिख नहीं पा रहा हो तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोले हो, एवरग्रीन क्वेश्चन है। यहां नीचे लिखा है हीटर आउटपुट विल सेम, लास्ट ऑप्शन है आपका, अगर जिसको पढ़ने में नहीं आ पा रहा हो तो। बी ऑप्शन कौन कौन लोग सहमत हैं, हीटर का आउटपुट बढ़ जाएगा भैया, ये 60 से लेकर के 100 वाट गया तो ज्यादा खींचने लगेगा ना, तो इसका आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, तो हीटर का आउटपुट आपका बढ़ गया, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। लड्डू, अनुराधा, गोविंद, अंकित, सभी लोग, दीपक, सभी लोग बिल्कुल सही। हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, हीटर का आउटपुट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, हाँ, आई स्क्वायर आर लॉसेस आपका बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, इंक्रीज्ड। अगर मान लो यही पैरेलल में होता तब क्या होता भैया, तब यहां पर हीटर आउटपुट सेम हो जाता है, पैरेलल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितना मेंस उसको मिल रहा है उतना ही इसको भी मिल रहा है, चाहे कितना वाट का लगा लो उतना तो उसका बन ही रहा है ना। तो उस टाइम पे डी ऑप्शन आपका हो जाता है कि हीटर आउटपुट विल रिमेन सेम, यानी कि इसके आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता। सही बात है कि नहीं है, सेम होता, हाँ ठीक है ठीक है, पैरेलल फॉर कांस्टेंट, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही सीरीज, और भी सीरीज हम लेकर के आएंगे, आप देखिए कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, अपना प्रैक्टिस करिए। हम लोग जो 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे उसमें अपना समय पूरा यूटिलाइज करेंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 22 से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम लोग बिल्कुल एक बारीक से पढ़े, एक अच्छे तरीके से। जिन स्टूडेंट्स जो नए हैं, जो कहीं से तैयारी अभी नहीं किए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, या जिनको अभी तैयारी समझ में नहीं आ रही है, वो हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं, सिर्फ 399 में आपके लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, कंप्लीट टेक्निकल, और आपके जो नए सब्जेक्ट हैं सबको मैंने क्लियर करवाया है। आप एक बार थियरी सब्जेक्ट को पढ़ के देखें कि बाकी लोगों में और उसमें क्या है अंतर। एक महीने में मैंने जनरेशन पढ़ाया और एनर्जी कंजर्वेशन, वो आपका सबसे बेहतरीन उसमें कॉन्टेंट्स है। तो बेहतरीन कंटेंट्स के लिए हमें आप जरूर से ज्वाइन करेंगे, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और मैंने अपना एफर्ट 100% दिया है, समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है सारे क्वेश्चंस को। मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि थियरी वाले हमारे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, 80-90% हमारे थियरी के क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, फुल नाइट क्वेश्चन करा दो, फुल नाइट रात भर जाग करके, चलो ठीक है करा देंगे। यूबीपीसीएल को छोड़ करके अभी यही मैं काम कर रहा हूँ, और यूबीपीसीएल जैसे ही आपका पीजीसीएल होगा उसके बाद ही यूपीपीसीएल की क्लास आपकी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो अभी लगातार सेशन पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन ये सेशन आपका जरूरी है, ये नॉन स्टॉप आपका चलेगा, और जरूरत पड़ेगी तो और एक आध सेशन इसको लगा दिया जाएगा, जैसे मुझे नीड होगी, तो 2-2, 3-3 सेशन इसका मैं करा दूंगा आपको, ताकि पीजीसीएल के पहले पहले तक आपका ये पूरा हो जाए, ठीक है। हाँ, देखिए ये क्लास आपकी 2 बजे चलेगी, एक आपकी 12 बजे दोपहर में, 12 से 1:30 पौने 2 बजे तक हम पढ़ेंगे, और एक 10 बजे रात में आपकी क्लास होगी, ठीक है।
हो सकेगा यही क्लास आपकी हो, नहीं तो आपकी फिर दूसरी मॉडिफाइड क्लास आपकी करा दी जाएगी यूपीपीसीएल की। नहीं तो मुझे नीड अगर पड़ी, हाँ यूपीपीसीएल के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी इंजीनियर सोशियन एकेडमी का आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, लिखेंगे इंजीनियर सोशियन एकेडमी, जिस चैनल पर आप इस समय है लोगो हमारा आप देखेंगे, वहां जाकर के आप वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है सर, एक ऑब्जेक्टिव सेशन हमेशा चलाइए। ठीक है गोविंद, आपकी बात से मैं सहमत हूं, हमेशा ऑब्जेक्टिव सेशन चलाऊंगा, एक थियरी और एक ऑब्जेक्टिव आपका चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी दोनों टाइम में ऑब्जेक्टिव चलाऊंगा, कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो डेली हम लोग कर पाए। सही सहमत है कि नहीं आप सभी लोग, बताइए। सहमत हो गए तभी रात में मैं चला पाऊंगा, बताओ सहमत हो ना, शाद दोगे। सेफ स्कोर आपका 125 है इस बार, 125 विल बी द सेफ स्कोर, उसी को लेकर चलना है इस बार। ठीक है, हाँ पीजीसीएल सामने है, चलो ठीक है, चलो तुम्हारे लिए जान हाजिर है। लाइक शेयर आप लोग कर देंगे, थैंक यू सो मच। ठीक है, रात में 10 बजे फिर मिलते हैं, अभी के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। ईडीसी की प्लेलिस्ट अपडेट कर, ईडीसी मतलब एडीसी, यार मैंने कर तो दी थी सारी प्लेलिस्ट, एक बार चेक कर लेना, लड्डू नहीं होगा तो व्हाट्सअप कर देना, मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा ईडीडी ना यार, ईडीडी की अपडेटेड है लड्डू, एक बार चेक कर लो। ईडीडीसी नहीं, ईडीडी। यस, द प्लेलिस्ट फॉर ईडीडी हैज बीन अपडेटेड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक बार चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर आप बताना मुझे, वैसे मैंने कर दिया था कल परसों में।